हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 9 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। बच्चों, आपने अपने आसपास के वातावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु व सूक्ष्म जीवों को देखा होगा। ये सभी सजीव कहलाते हैं। बच्चों, आज के इस अध्याय में हम सजीवों के आवास व उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय की। सजीव हमारे आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु व सूक्ष्म जीव सजीव कहलाते हैं। बच्चों, इस अध्याय के अंत में हम ये सीखेंगे कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है। तो सजीवों को हमने यहाँ पे परिभाषित किया, हमारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु व सूक्ष्म जीव सजीव कहलाते हैं। परिवेश, सजीव जहाँ निवास करते हैं उसके आसपास के वातावरण को परिवेश कहा जाता है। जैसे आप घर में रहते हैं तो आपके घर के आसपास के वातावरण को आपका परिवेश कहा जाएगा। शेर जंगल में रहता है तो उसके आसपास के वातावरण को उसका परिवेश कहा जाएगा। उसी तरह से यदि सूक्ष्म जीव मिट्टी में रहता है तो उसके आसपास के वातावरण को उसका परिवेश कहा जाएगा। आवास, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। आप जहां रहते हैं वह आपका आवास है। गाय जहां रहती है या कोई दूसरा जंतु जहां रहता है वह उसका आवास। और पेड़ पौधे जहां पर निवास करते हैं, जहां पर वह उगते हैं, वह उनका आवास कहलाता है। अनुकूलन, वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभाव जो किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। बच्चों, आपने ऊंट देखा होगा। ऊंट मरुस्थलीय जलवायु में रहने के योग्य होता है। यह रेगिस्तान में रहता है। आप यह भी जानते होंगे कि ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, लंबे होते हैं, उसकी आंख की पलकें बड़ी होती है और यह बहुत कम पानी पीकर भी जीवित रह सकता है। तो यह सब चीजें ऊंट को रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित करती हैं। ऊंट के अतिरिक्त मैं यदि रेगिस्तान में रहने वाले किसी जीव की बात करूं, जैसे चूहा, चूहे के पैर लंबे नहीं होते, वह बहुत कम पानी पर जीवित नहीं रह सकता, तो वो क्या करता है, वो दिन के समय जब तेज गर्मी होती है तो अपने आप को बिल में छुपा कर रखता है और वह रात्रि के समय ही विचरण करता है। इस प्रकार अलग अलग जीव अलग अलग परिवेश के प्रति अनुकूलित हो सकते हैं। जैव घटक, किसी भी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव उसके जैव घटक कहलाते हैं, यानी जीवित घटक। अजैव घटक, किसी भी आवास में पाई जाने वाली निर्जीव वस्तुएं जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा उस आवास के अजैव घटक कहलाते हैं। यह सभी निर्जीव होते हैं। आवास, हमने आवास को परिभाषित किया था। आइए अब देखते हैं भिन्न भिन्न आवासों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। स्थलीय आवास एवं जलीय आवास। स्थलीय आवासों को
हम फिर से कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, घास स्थल। जलीय आवासों में भी समुद्र एवं तालाब एवं झील। आइए अब एक एक करके हम स्थलीय आवासों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थलीय आवास होते क्या हैं? जमीन यानी स्थल। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। मरुस्थलीय आवास। मरुस्थलीय आवास की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। मरुस्थलीय आवास गर्म एवं शुष्क होते हैं। यहाँ पर दिन का तापमान अधिक व रात में तापमान बहुत कम होता है। यहाँ मरुस्थलीय आवास में वर्षा बहुत कम होती है, इस कारण ये शुष्क एवं गर्म होते हैं। साथ ही रेतीली मिट्टी सूर्य के तापमान से गर्म हो जाती है व जल्द ही यह अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करके ठंडी भी हो जाती है। अतः दिन में तापमान अधिक व रात में तापमान बहुत कम होता है। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। वे जीव जो मरुस्थलीय आवासों में रहते हैं, उनमें कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं या उनके कुछ विशेष आदतें होती है। इस प्रकार से वे अपने आप को मरुस्थल में रहने के योग्य बनाते हैं। हम सबसे पहले मरुस्थलीय जीव ऊंट के बारे में चर्चा करेंगे। गर्मी से बचने के लिए ऊंट के पैर लंबे होते हैं ताकि रेत की गर्मी उसके शरीर तक ना पहुंच पाए। साथ ही रेत में चलने के लिए पैर गद्दीदार होते हैं। बच्चों, यदि आपने कभी अनुभव किया हो तो रेत पर चलना बहुत मुश्किल होता है, उसमें हमारे पैर धंस जाते हैं। लेकिन ऊंट बड़ी ही सुगमता से रेत पर चल पाता है क्योंकि उसके पैर गद्दीदार होते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में हवा बहुत तेजी से बहती है। जब हवा बहती है तो उसके साथ रेत के कण भी उड़ते हैं। रेत के कणों को आंखों में जाने से बचाने के लिए ऊंट की आंखों की पलकें बड़ी होती है, जिससे रेत के कण उसकी आंखों में नहीं जाते। हमने मरुस्थलीय आवास की विशेषताओं में पढ़ा था कि यहाँ की जलवायु शुष्क एवं गर्म होती है। ऐसी जलवायु में रहने के लिए ऊंट ने अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। ऊंट को पसीना नहीं आता है। चाहे कितनी भी गर्मी हो, उसके शरीर का तापक्रम है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, अतः ऊंट को पसीना नहीं आता है। साथ ही रेगिस्तान में पानी की कमी होती है तो मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम एवं मल शुष्क होता है। ऊंट बहुत कम पानी पर जीवित रह सकता है। वह कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह लेता है। मरुस्थलीय जीव जैसे चूहे व सांप, इनकी बात करते हैं। इनमें ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं, तो ये अपने आप को रेगिस्तान की गर्मी से नहीं बचा सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने अपने व्यवहार को बदल लिया है। चूहे व सांप दोनों ही निशाचर हो गए, अर्थात ये दिन के समय भूमिगत बिलों में आराम करते हैं और रात्रि को ही ये विचरण करते हैं। इससे यह रेगिस्तान की तेज गर्मी से बचे रहते हैं। पौधों ने भी अपने आप को मरुस्थलीय जलवायु के अनुसार, मरुस्थलीय आवासों के अनुसार अनुकूलित कर लिया है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं।
हमने वाष्पोत्सर्जन के बारे में पूर्व के अध्यायों में पढ़ा है। पौधे से जल वाष्प पत्तियों द्वारा निष्कासित किया जाता है। इस प्रक्रम को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं। इनकी पत्तियां छोटी अथवा अनुपस्थित होती हैं या कांटों का रूप ले लेती हैं। आपको चित्र में कैक्टस दिखाया गया है। कैक्टस में पत्तियां नहीं होती हैं, एवं होती हैं तो वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जब पत्तियां नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। हम विशेषतः कैक्टस की बात कर रहे हैं। कैक्टस में पत्तियां नहीं होती है तो प्रकाश संश्लेषण, जो कि एक जरूरी जैविक क्रिया है, यह तने द्वारा संपादित की जाती है। रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। पौधे को पानी की जरूरत होती है, तो वह अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जड़ों को बहुत गहराई तक धंसा देता है। तो इनके पौधे की जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती है, जिससे यह थोड़ी सी भी नमी को अवशोषित करके अपनी जैविक क्रियाएं हैं वो कर सकता है। अब हम दूसरे आवासों की बात करते हैं, पर्वतीय आवास। पर्वतीय आवासों की विशेषताएं। यह आवास सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें बहुत तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। तो ऐसे आवासों में रहने के लिए जीवों ने अपने आप को किस प्रकार अनुकूलित किया, आइए देखते हैं। पर्वतीय जीवों में अनुकूलन। सबसे पहले हम बात करते हैं वृक्षों की। वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं व इनकी शाखाएं तिरछी होती है। शंक्वाकार होने से यदि हिमपात होता है तो बर्फ इनके ऊपर टिक नहीं पाएगी, वह सीधे नीचे गिर जाती है। कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इससे यदि तेज बारिश और हिमपात होता है तो वह इन पर रुक नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। अब बात करते हैं हम पर्वतीय आवासों में रहने वाले विभिन्न जीवों की। सबसे पहले पहाड़ी तेंदुआ। पहाड़ी तेंदुए का शरीर फर से ढका रहता है एवं इसकी त्वचा मोटी होती है, जो इसको ठंड से बचाए रखती है। याक। याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। इसके शरीर पर चर्बी की एक मोटी परत भी होती है, जो इसको पर्वतीय क्षेत्रों की ठंड से बचाए रखती है। अगला जीव है पहाड़ी बकरी। खुले मैदानों में शिकारी जानवरों का बहुत खतरा होता है, तो शिकारी जानवरों से बचने के लिए पहाड़ी बकरियां तीखी ढलानों पर चढ़ जाती हैं और ऐसा करने के लिए पहाड़ी बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं। इससे यह अपने आप को पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रख पाती है। अगला आवास है घास स्थल। घास स्थलों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। ये इलाके मैदानी होते हैं, यानी दूर दूर तक मैदान फैले होते हैं। इन इलाकों में घास एवं झाड़ियां बहुतायत होती है, यानी घास एवं झाड़ियों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ऐसे स्थलों में रहने के लिए जीवों ने अपने आप को किस प्रकार से अनुकूलित किया है, आइए देखते हैं। घास स्थलीय जीवों में अनुकूलन। घास स्थल में पाया जाने वाला एक प्रमुख शिकारी जीव है शेर। आपने शेर को चित्रों में या चिड़ियाघर में देखा होगा, तो ये देखा होगा कि इसकी आंखें चेहरे के सामने होती है, जिससे यह अपने शिकार को बड़ी दूर से ही देख लेता है। साथ ही
इसके अगले पैर के नखर, नखर यानी नाखून, इसके अगले पैर के नाखून लंबे होते हैं जिन्हें वह खींचकर पादांगुलियों में छिपा सकता है। ऐसा क्यों करता है? दौड़ते वक्त तेज नाखून जमीन में धंसकर इसकी गति को प्रभावित कर सकते हैं। तो यह क्या करता है, जितना जरूरत होता है नाखून उतने निकाल सकता है और जरूरत ना होने पर यह नाखूनों को छिपा भी सकता है। घास स्थलों में जब घास सूख जाती है तो वो मटमैले रंग की हो जाती है। तो चित्र में जैसा दिख रहा है, शेर की त्वचा का रंग भी मटमैला होता है, जिससे यह अपने आसपास के वातावरण में आसानी से छिप जाता है और अपने शिकार को दिखाई नहीं देता है, जिससे उसे भागने का कम से कम मौका मिलता है। दांत भी मजबूत होते हैं। अपने शिकार के मांस को चबाने के लिए इन्हें मजबूत दांतों की आवश्यकता होती है। शेर ने अपने आप को घास स्थल में रखने के लिए ये अनुकूलन कर लिए हैं। घास स्थल का एक प्रमुख शाकाहारी जीव है हिरण। आपने हिरण को देखा होगा तो यह पाया होगा कि इसकी आंखें सिर के पार्श्व में होती है। यह आने वाले शिकारी जीवों को दूर से ही देख लेता है, साथ ही यह ज्यादा इलाका देख सकता है। यदि आंखें बिल्कुल सामने होगी तो सिर्फ सामने का इलाका ही दिखाई देगा और यदि दोनों तरफ होंगी तो इससे यह ज्यादा इलाके में देख सकता है और अपनी रक्षा कर सकता है। इसके कान भी लंबे होते हैं, इससे यह आने वाली बिल्कुल मध्यम तरंगों को भी सुन सकता है। साथ ही रंग मटमैला होता है, जिससे यह आसानी से दिखाई नहीं देता एवं इसके पैर पतले व मजबूत होते हैं, जिससे यदि कोई शिकारी जानवर इस पर आक्रमण करता है तो यह अपने बचाव में बहुत तेज गति से दौड़ सकता है। आइए अब बात करते हैं जलीय आवासों की। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे व जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाते हैं। हमने जलीय आवासों में दो अलग अलग आवास देखे थे, समुद्र एवं तालाब व झील। सबसे पहले बात करते हैं समुद्री आवासों की। समुद्र की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। इसका जल नमकीन होता है, अर्थात खारा होता है। इसमें घुलनशील या विलेय लवणों की मात्रा अत्यधिक होती है। इनकी गहराई बहुत ज्यादा होती है। साथ ही गहराई में तापमान व प्रकाश कम हो जाते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाएंगे वहां का तापमान कम हो जाएगा और प्रकाश है वो भी कम हो जाएगा। तालाब एवं झील, इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। सामान्यतः जल ताजा व मीठा होता है। कुछ झीलें खारे पानी की भी होती है, लेकिन ज्यादातर झीलें मीठे पानी की होती है। जल का तापमान सामान्य होता है, ना अत्यधिक गर्म ना अत्यधिक ठंडा। वह जल में ऑक्सीजन का स्तर सामान्य होता है। हम यदि समुद्रों से तुलना करें तो समुद्र का जल नमकीन, जबकि तालाब एवं झील का जल मीठा। वहां तापमान बहुत कम होता है, गहराई के साथ तापमान कम हो जाता है, जबकि तालाब एवं झील में तापमान सामान्य ही रहता है। आइए अब हम इनमें रहने वाले जीवों में अनुकूलन की बात करते हैं। जलीय जीवों में अनुकूलन। जलीय जीवों का शरीर धारा रेखीय होता है। इनमें श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जीवों में क्लोम हो। उदाहरण के लिए डॉल्फिन व व्हेल, ये ऐसे जंतु हैं जिनमें क्लोम नहीं होते। वे अपने नासाद्वार
या वात छिद्रों से श्वसन करते हैं। आपने डॉल्फिन को श्वसन करते हुए टीवी या चित्रों में देखा होगा। हम जलीय पौधों की बात करते हैं। जलीय पौधों की जड़ें छोटी होती है क्योंकि जड़ों का मुख्य कार्य होता है जल एवं घुलनशील लवणों का अवशोषण। तो यहाँ पर जल बहुतायत में होता है तो इन्हें बड़ी होने का कोई औचित्य नहीं। इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है जिससे कि ये सतह पर आसानी से तैर सकें। इनकी पत्तियां लंबी, पतली व विभाजित होती है जिससे पानी इनमें से होकर आसानी से गुजर सके और इनको कोई नुकसान भी ना हो। अब हम बात करते हैं सजीवों की विशेषताओं के बारे में। सजीव निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं: भोजन, वृद्धि, श्वसन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन एवं गति। सबसे पहले भोजन। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? हाँ, सभी जीव अपने आसपास के वातावरण से आहार प्राप्त करते हैं जिसे भोजन कहा जाता है। भोजन सजीवों की वृद्धि एवं अन्य जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, अतः भोजन सजीवों के लिए आवश्यक है। क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं? बिल्कुल सही, वृद्धि सभी सजीवों में होती है। उदाहरण के लिए एक चूजा अंडे से निकलता है और बड़ा होकर एक पक्षी में बदल जाता है। यही नहीं, हमारे शरीर में भी वृद्धि होती है। जब हमारा जन्म होता है तो हम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वृद्धि करके एक वयस्क में बदल जाते हैं। क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? सभी जीव वातावरण में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इस प्रक्रम को श्वसन कहा जाता है। श्वसन के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, अर्थात सभी सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं उद्दीपन क्या होता है। आसपास के वातावरण में होने वाले परिवर्तन जीवों के लिए उद्दीपन कहलाते हैं। तेज गंध, सूर्य का प्रकाश या किसी का छूना भी उद्दीपन हो सकता है। तेज धूप में आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है। जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। तो क्या पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? देखते हैं। छुई मुई की पत्तियां छूने पर मुरझा जाती है। वह कुछ पौधों में पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं, अर्थात पौधों में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है। जीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का सर्जन होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, अतः सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाता है और सभी सजीव प्रजनन करते हैं। यदि सजीव प्रजनन नहीं करेंगे तो जीवन की सततता नहीं रहेगी। जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सजीव प्रजनन करते हैं। क्या पौधे भी प्रजनन करते हैं? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक बीज अंकुरित होकर पौधे में बदल जाता है, अर्थात यह बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं या नया पौधा बनाते हैं। कुछ पौधे जैसे आलू, यह सुप्त कलिका से प्रजनन करते हैं। यह बीजों द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। क्या
सभी जीव गति करते हैं? पूर्व के अध्याय में हमने सजीवों में होने वाली गतियों के बारे में अध्ययन किया था। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं। क्या पौधों में भी गति होती है? हम ये देखते हैं कि पौधे एक ही स्थान पर रहते हैं, किंतु पौधों में जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते हैं। यह पौधों में गति का एक उदाहरण है। इसके अलावा पुष्प का खिलना व मुरझाना भी एक गति है। साथ ही हमने यह पढ़ा कि छुई मुई उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती है। जब हम छुई मुई को छूते हैं तो वह मुरझा जाती है। यह भी एक प्रकार की गति ही होती है। जीवों के अलावा निर्जीव वस्तुएं भी गति करती है। उदाहरण के लिए कार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहती है। तो इसका आशय यह नहीं होता है कि ये भी सजीव हैं। हमने सजीवों की जो भी विशेषताएं पढ़ी है, सजीव ये सब विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं, जबकि निर्जीव इनमें से एक या कुछ विशेषताएं प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे वृद्धि, बादल देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उनको सजीव नहीं कह सकते। बादल एक जगह से दूसरी जगह पर गति भी करते हैं, फिर भी हम उन्हें सजीव नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सजीवों के लिए निर्धारित जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं पूरी की पूरी बादलों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। इस अध्याय से हम सजीव व निर्जीवों में आसानी से विभेदन कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में हमने सजीवों व उनके परिवेश की चर्चा की। आवास जिसमें सजीव रहते हैं, वह विभिन्न आवासों में रहने के लिए सजीवों ने किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित किया, इसके बारे में बात की। सजीवों की मुख्य विशेषताओं जैसे वृद्धि, भोजन, प्रजनन आदि के बारे में चर्चा की। वह अंत में हमने सजीव व निर्जीव वस्तुओं में विभेदन किया। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।